हेलो डियर लर्नर्स, आइए डिस्कस करते हैं इस वीक के अपने मॉक टेस्ट को और इसके क्वेश्चंस को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। हमें वो वर्ड आइडेंटिफाई करना है जो कि करेक्टली स्पेल्ड है, मतलब जिसकी स्पेलिंग सही है। अब एक वर्ड हमें दिया गया पोर्टुगीज, तो जैसे हमें पता है कि पोर्टुगीज एन एडजेक्टिव, अ नाउन एज वेल रिलेटेड टू पोर्टुगल, पोर्टुगल से रिलेटेड वर्ड होता है, ठीक है। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है PORTUGUES। तो ये जो हमने स्पेलिंग लिखी है ये करेक्ट है, बाकी ये सभी स्पेलिंग्स जो है वो गलत है। जब कभी भी हमें कोई वर्ड नया सीखना होता है, स्पेशली हम उसको अगर बात करें तो स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर आते हैं जो स्पेलिंग के होते हैं। अच्छा, कुछ वर्ड्स भी ऐसे जरूर होते हैं जो स्पेलिंग्स हमें समझने में दिक्कत करते हैं, जिनको हमें याद रखने में दिक्कत होती है। हमें ये पता है कि वर्ड स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कई बार ना उसको हमें ध्यान रखने में दिक्कत होती है। हम उसको याद नहीं रख पाते इसकी सही स्पेलिंग क्या है। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसमें पर्टिकुलर लेटर है वर्ड में कि नहीं है, और अगर ये पर्टिकुलर लेटर है तो इसकी पोजीशन क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में वर्ड्स जो होते हैं ना, उनको आप ब्रेक करके अगर यूज करेंगे, याद रखेंगे, तो मुझे लगता है ईजी हो जाता है थोड़ा याद रखना। जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं अगर हम उनको ब्रेक कर लें पार्ट्स में और फिर याद करें तो वो आसान हो जाता है। तो पोर्तुगीज वर्ड होता है ना, PORTUGUESE, अगर हम इस तरीके से इसको याद रखेंगे तो कभी इसका लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आ गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। रश्मिका इज लर्निंग टू डैश द डिमांड्स ऑफ हर न्यू वर्किंग स्केड्यूल। अब हमें इसका बताना है कि भाई क्या इसमें हमें फिल करना चाहिए। तो फिल करने के लिए आप देख रहे हो हमें ऑप्शन क्या देंगे, कोप अप, कोप अप विद, कोप फॉर। अब हमें पता है कि ये जो कोप अप विद है ना, ये मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन होता है, ज्यादातर लोग इसी ऑप्शन को पिक करते हैं, और ये गलत है, ठीक है। ये गलत है। होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, आंसर है कोप विद। कोप विद का मतलब होता है टू मैनेज विद, टू कम टू द लेवल ऑफ समथिंग, किसी चीज के लेवल पे आना। मान लो कोई आप काम मिलके कर रहे हो, फिर किसी कारण से बाकी लोग काम करते रहे और आपका काम छूट गया, आप पीछे हो गए, तो अब आपको उनके साथ में कैचअप करना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं कोप विद। अब यहाँ पे कंफ्यूजन का कॉज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होती है कैचअप विद, कैचअप विद समथिंग। इसका मतलब होता है टू मैनेज, टू कम टू द लेवल, किसी के लेवल पे आना है, मैनेज करना है, किसी के बराबर पहुंचने का, तो ये कैचअप विद होता है। अब इसी फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग होता है उसको लोग गलत रिलेट कर लेते हैं कोप अप विद से। अच्छा, होता है कि कैच जो है वो फ्रेजल वर्ब है, कैच जो वर्ब है उसकी फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए हम इसे लिखते हैं कैचअप विद, लेकिन कोप वर्ब का एक्चुअल मीनिंग ही वही होता है, तो उसके साथ हम केवल विद लिखते हैं, अप नहीं होता। अब कैचअप विद और कोप विद का मीनिंग सेम होता है, इस वजह से वी टेंड टू मिस्टेक यूजिंग अप विद कोप एज वेल। तो कैचअप विद का मीनिंग और कोप विद का मीनिंग सेम होता है, चूंकि मीनिंग सेम होता है तो पीपल टेंड टू मेक सच मिस्टेक्स, लोग ऐसे मिस्टेक्स कर लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कैचअप विद इज करेक्ट, लेकिन इट इज ओनली कोप विद, ठीक। तो हमारा आंसर इसमें बच्चे है कोप विद। रश्मा इज लर्निंग टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ हर न्यू वर्किंग शेड्यूल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंप्रूवमेंट का। हैड ही नोन अबाउट द एरर। अब हमें पता है जो हैड ही नोन अबाउट द एरर हमने लिखा ना बच्चे, ये हमारी इफ क्लॉज है जिसको हमने इन्वर्ट करके लिख दिया है। एक्चुअली हम देखें तो ये लिखा हुआ इफ ही हैड नोन। तो जब हम कंडीशनल्स लिखते हैं बच्चों, तो कंडीशनल्स में जो हमारी इफ क्लॉजेस होती हैं हम उनको इन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। इन्वर्ट करके लिखने का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाके इफ को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम हैड ही नोन अबाउट द एरर लिख रहे हैं तो ये लिखा हुआ इफ ही हैड नोन अबाउट द एरर। अब इफ क्लॉज में आप देखोगे हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रखी है, तो ये हमारा क्लोज कंडीशनल हो गया, ठीक है। इफ क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्लोज कंडीशनल है। क्लोज कंडीशनल जब आप लिखते हो तो जो आपकी मेन क्लॉज होती है उसमें आप वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखते हो। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमने वुड के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिख रखी है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर यूज किया ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई करेक्शन की हमें जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी करेक्ट है। नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, दिस स्टेटमेंट इज ऑलरेडी करेक्ट, स्टेटमेंट पहले से ही सही है, ठीक है। हैड ही न्यू आप लिख नहीं सकते क्योंकि हैड के साथ सेकंड फॉर्म आ नहीं सकती, डिड के साथ में सेकंड फॉर्म आ नहीं सकती, आप लिख नहीं सकते, ठीक है। इफ हैड ही, और अब अगर आप इफ यूज करोगे तो आपको इन्वर्टेड फॉर्म यूज नहीं करनी है, तो आपको असर्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी, इफ ही हैड नोन लिखना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया।
बाकी जो इन्वर्टेड फॉर्म वाली बात मैंने आपको समझाई है, इसी को एक एग्जांपल से और समझा देता हूं। देखिए, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, इफ ही वर अलाइव टुडे, आगे हम क्या लिखेंगे क्या नहीं उसको छोड़ देते हैं। इफ यू वर अलाइव टुडे, ये एक इफ क्लॉज है, इसमें हम एक सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं। इफ यू वर अलाइव टुडे, अगर वो आज जिंदा होता, मतलब अभी नहीं जिंदा है लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं अगर वो जिंदा होता, तो इफ क्लॉज है। अगर हम इस इफ क्लॉज को चाहें तो इसको इनवर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वर ही अलाइव टुडे। वर ही अलाइव टुडे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कुल मिला के आपको बेसिक सी बात ये सीखनी है कि जो इफ क्लॉजेस होती हैं हम जो कंडीशनल्स में यूज करते हैं हम उनको इन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। जैसे इफ यू वर अलाइव टुडे को हम लिख सकते हैं वर ही अलाइव टुडे, उसी तरीके से इफ ही हैड नोन को हम लिख सकते हैं हैड ही नोन। तो आंसर इसमें बच्चे हो गए नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज एरर फ्री अमंग द गिवन सेंटेंसेस। अब हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए और उनमें से हमें वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है, एवरीथिंग इज करेक्ट। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। अब जो कमिटी है, कमिटी ने क्या डिसाइड किया है कि मीटिंग को पोस्टपोन कर देंगे अगले हफ्ते तक। तो ऑब्वियस सी बात है ये मीटिंग कमिटी का जो है कलेक्टिव डिसीजन रहा होगा। ठीक है, जब भी हम कभी कमिटी, मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूं आप सबको पता होंगे लेकिन अगर जरूरी लगे तो अपने नोट्स में भी इन चीजों को लिख सकते हो। कमिटी, काउंसिल, टीम, फैमिली, ऑडियंस, ज्यूरी, बोर्ड, कमिटी, क्रू। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। जिन लोगों के ये ग्रुप होते हैं अगर वो लोग इंडिविजुअल के तरीके से एक्ट करें, ठीक है, सेपरेट इंडिविजुअल्स के तरीके से एक्ट करें, उनमें डिफरेंसेस हों, उनके ओपिनियंस ओपिनियंस उनके डिफरेंट हों, तो हम इनको प्लूरल मानते हैं। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ पीपल में जो पीपल हैं वो एक यूनिट के तरीके से, कलेक्टिव यूनिट के तरीके से एक्ट करें तो हम इनको सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे जो कमिटी ने अगर डिसाइड किया है कि पोस्टपोन करेंगे मीटिंग को अगले हफ्ते तक, तो इसका मतलब ये कलेक्टिव डिसीजन है। अगर एक कलेक्टिव डिसीजन है कमिटी का तो ये जो हमने हैव लिखा है ना बच्चे, इसकी जगह पे हैज होना चाहिए, मतलब नहीं है तो ये गलत है, मतलब इस सेंटेंस में एरर है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज अवेयर। अब आप सबको पता है कि नाइदर नॉर आइदर और से जब हम दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं तो हमें सब्जेक्ट वर्ब लिखनी पड़ती है बाद वाले के अकॉर्डिंग। बाद में हमने क्या लिखा, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, वर्ब। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में मिस्टेक है। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, हैविंग फिनिश द रिपोर्ट, रिपोर्ट फिनिश करने के बाद द टीम रिव्यूड द रिजल्ट्स, टीम ने रिव्यू किया रिजल्ट्स को। अब आप देखोगे यहाँ पर हमने हैविंग फिनिश द रिपोर्ट एक पार्टिसिपल फ्रेज लिखी है कि रिपोर्ट को फिनिश करने के बाद, किसने रिपोर्ट को फिनिश किया, टीम ने। तो ये जो हमने सब्जेक्ट और रेफरेंस पार्टिसिपल के साथ लिखा ये भी सही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये पार्टिसिपल है। जो सब्जेक्ट है वो लॉजिकली इस पार्टिसिपल का डूअर भी है, तो ये हमने सही लिख रखा है, हैविंग फिनिश द रिपोर्ट, रिपोर्ट फिनिश करने के बाद में द टीम रिव्यूड द रिजल्ट, टीम ने रिव्यू किया रिजल्ट्स को। तो ये लॉजिकली ग्रामेटिकली दोनों तरीके से सेंटेंस सही है। फिर भी अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं तब आंसर करेंगे। शी इज वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। अब यहां पर आप देखोगे ये जो हमने वर्ब लिखी है इज, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, हु, और हु रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, इंडिविजुअल्स के लिए, दोज इंडिविजुअल्स के लिए। दोज इंडिविजुअल्स क्या है, प्लुरल है, तो हु का यूज अगर हम दोज इंडिविजुअल्स के लिए कर रहे हैं तो दोज इंडिविजुअल्स तो प्लुरल है, तो हु भी प्लुरल हो गया, तो यहाँ पे लिखो आर। तो कुल मिला के इस सेंटेंस में भी करेक्शन रिक्वायर्ड है, इसमें भी करेक्शन रिक्वायर्ड है, इसमें भी करेक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमने हैज लिखा था ना, ओनली दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो हमारा आंसर हो गया बच्चों सी। अगले देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कीन इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म। कोई पर्सन है उसके अंदर किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, कीन इंटरेस्ट हो और बड़े उत्साह हो उस काम को करने का, सीखने का, जानने का। ठीक है, तो उस इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस दे रखे नीचे, एक है रेलिश, एक है स्टबर्न, एक है अपैथी, एक है एविडिटी। तो देखिए, रेलिश का मतलब होता है टू एंजॉय, ये वर्ब है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, नाउन भी होता है लेकिन इसका मतलब एंजॉय या एंजॉयमेंट होता है, तो ये मीनिंग नहीं है। स्टबर्न का मतलब होता है एडमेंट, हठी, जिद्दी।
अपैथी का मतलब होता है इंडिफरेंस। अपैथी का मतलब हो गया कि हमें किसी चीज से कोई वास्ता नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अपैथेटिक पर्सन हो गया जिसको किसी चीज से कोई लेना देना ना हो, इंडिफरेंट हो, उदासीन हो। एविडिटी हमारा आंसर है। अब एविडिटी वर्ड भले ही आप आज पहली बार सुन रहे हो, लेकिन एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, आप सबने कभी न कभी सुना होगा। एक वर्ड होता है बच्चों, एविड। आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव हर्ड और स्टडीड दिस वर्ड बिफोर, एविड। इट्स एन एडजेक्टिव, ये वर्ड एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है, एविड का मतलब होता है वन हु हैज ग्रेट इंटरेस्ट इन समथिंग, एंथुसियास्टिक, एविड लर्नर, ठीक है। एविड जो एडजेक्टिव होता है वो कॉमन एडजेक्टिव हम सबने पढ़ा सुना होता ही है, बस उसी से नाउन बन गया एविडिटी, ठीक है। तो एविडिटी का मतलब है कीन इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म इन समथिंग। अगला देखिए, रश्मिका टेक्स अप हर मदर इन लुक्स एंड पर्सनैलिटी, कि रश्मिका जो है वो अपने माँ के जैसे दिखती है, लुक्स में भी और उसकी पर्सनैलिटी भी माँ के जैसी है, ठीक है। तो इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होते हैं बच्चे, टेक आफ्टर, ये लिखिए, ये हमारा आंसर है। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब लुक लाइक, किसी के जैसा दिखना। तो एक तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि आंसर है हमारा टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, किसी के जैसा दिखना, शक्ल सूरत सेम होना, हूबहू होना, ठीक है। रश्मिका टेक्स आफ्टर हर मदर, तो इसका मतलब रश्मिका रिजेंबल्स हर मदर, ठीक। एक तो ये बात ध्यान देनी है। उसके बाद में जो बचे हुए वर्ड्स रह गए भाई, इनका क्या मतलब होता है, तो देखिए, टेक ओवर का मतलब होता है टू गेन कंट्रोल, टू गेन कंट्रोल ओवर समथिंग, किसी चीज पे अपना कंट्रोल कर लेना, कब्जे में लेना। टेक डाउन का मतलब होता है एक तो टू राइट, नोट डाउन, ठीक है। और एक टेक डाउन का मतलब टू डिफीट भी होता है, यू कैन नॉट टेक हिम डाउन, ठीक है। और टेक फॉर जो होता है ये कोई खास फ्रेजल वर्ब नहीं होती, तो इसमें आंसर, अच्छा एक एक टेक अप लिखा हुआ है। टेक अप के मतलब दो होते हैं, एक तो होता है टू ऑक्यूपाई, इट टेक्स अप मच स्पेस, इट टेक्स अप मच स्पेस, एक तो ये मतलब होता है। दूसरा दूसरा टेकअप का मतलब होता है टू डेवलप अ हैबिट, टू डेवलप अ हैबिट, दे हैव टेकन अप डूइंग योगा इन द मॉर्निंग। तो कुल मिला के जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से इसमें टेक आफ्टर जो है वो हमें यूज करना चाहिए, जिसका मतलब रिजेंबल होता है, किसी के जैसा हूबहू होना, शक्ल सूरत मिलना। अगला देखिए, डू यू लाइक टू ईट डैश फॉर ब्रेकफास्ट, अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है, तो आप देखोगे ध्यान से तो एक चीज समझ में आएगी कि जो टू ईट हमने लिखे ना वर्ब है, भले ही नॉन फाइनाइट वर्ब है लेकिन वर्ब है, तो हमें इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट लिखना है, व्हाट का रिप्लाई, लाइक टू ईट, ईट व्हाट, ठीक है। तो ये जो हमने सरियल वर्ड लिखा है ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। सरियल का मतलब कुछ ऐसा जो कि मतलब ऐसा लगे कि इमेजिनरी है, फिक्शनल है, ठीक है, रियलिटी और इमेजिनेशन का मिक्सचर हो, जैसे डरावनी कहानियां वगैरह होती हैं उसमें जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है डरावने कैरेक्टर को, ठीक है। सरियल इमेज, सरियल का मतलब कुछ ऐसा जो वास्तविक भी और ड्रीमी, मतलब ड्रीमी, कुछ ऐसा जो लगे कि ये सपने में हो सकता है, वास्तविकता में नहीं हो सकता, तो सरियल हो गया। एडजेक्टिव होता है बेसिकली, वो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। इस सीरियल का मतलब आपको पता ही है, सीरीज होती है, तो सीरीज कोई खाने की चीज तो है नहीं, कोई खाएगा, ठीक है। ये कोई वर्ड नहीं है, ऐसे ही वर्ड है, मतलब ये कोई वर्ड नहीं है लॉजिकल। ये रहा सेरल, सेरल का मतलब होता है अनाज, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, सबको पता होगा। बाई एंड लार्ज वुमेन कैन बेयर पेन बेटर देन मेन। अब यहाँ पे अच्छा ये गलती से देखो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने लिखा बाई एंड लार्ज वुमेन कैन बेयर पेन बेटर देन मेन, ठीक है। तो हमने एट लार्ज लिखा, इन जनरल लिखा, इवेंचुअली लिखा, इन शॉर्ट लिखा। अब हमें बाई एंड लार्ज का मतलब बताना है। तो बाई एंड लार्ज का मतलब होता है विच इज ट्रू इन मोस्ट केसेस। बाई एंड लार्ज का मतलब ट्रू इन मोस्ट केसेस, कुछ ऐसा जो मोस्ट केसेस में सच होता हो, ज्यादातर केस में जो सही होता हो, तो वो बाई एंड लार्ज हो गया, ठीक।
जैसे यहाँ पे एक सिचुएशन दी है, बाय एंड लार्ज मतलब इन जनरल क्या होता है, मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुष से ज्यादा पेन बेयर कर सकती हैं, उनकी सहन शक्ति ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एट लार्ज एक ऑप्शन दिया, ये आंसर नहीं है। एट लार्ज का मतलब होता है फ्री, मतलब जो घूम रहा है, मतलब पुलिस इसके पीछे पड़ी है लेकिन जो बच्चे भाग रहा है, एट लार्ज हो गया। इवेंचुअली का मतलब फाइनली होता है, आखिरकार होता है। इन शॉर्ट का मतलब होता है संक्षेप में, इन नटसेल। आंसर है इन जनरल। इन जनरल का मतलब सामान्यता, मोस्टली। ठीक, अगले में आ जाओ। द पुलिस कमिश्नर कंडेम्ड द डैश मर्डर ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड, गैस्टली, ग्रिजली, ग्रूसम। अभी जो तीन वर्ड्स हमने लिखे ना बच्चे, गैस्टली, ग्रिजली, ग्रूसम, ये सब एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमें एडजेक्टिव चाहिए जो इस मर्डर नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अभी जो चारों वर्ड्स हमने लिखे ना, तीनों सॉरी, इनका सबका मतलब एक ही है, हॉरिबल, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, भयंकर, बहुत बुरा, सबका मतलब एक ही है। अगर इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, जैसे गैस्टली है, ग्रिजली है, ग्रूसम है, सबका एक ही मतलब होता है, हॉरिबल, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, टेरिबल। तो ये तीनों में से कोई भी यूज कर लो, सबका मतलब सेम ही है। तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब हमें सिनोनिम बताना है एम्बेजल वर्ड का। तो एम्बेजल का मतलब होता है फंड्स की चोरी करना, मतलब वो पैसा जो आपका नहीं है, किसी और का है, स्पेशली एम्प्लॉयर वगैरह का है, आपके मालिक का है, उसको चोरी करना, उसको कहते हैं एम्बेजल करना। तो ये आंसर स्टील, स्टील का मतलब चोरी करना। ठीक है, फिर आ गया identify the segment in the sentence that contains grammatical error. Mahesh does not have some money to buy a new printing machine. अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये मैच डज नॉट हैव हमने लिखा है, तो डज नॉट हैव लिखने से मीनिंग हमारा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मीनिंग में जो हमने सम डिटर्मिनर यूज किया ना, ये गलत है। मनी नाउन के साथ ही जो हमने सम डिटर्मिनर यूज किया है, सम का यूज हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, एनी का यूज नेगेटिव में करते हैं। तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव है ना, नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सम की जगह लिखो एनी, ये हमारा आंसर। ठीक, तो बी पार्ट में मिस्टेक है। अगले देखिए, रजत न्यू ग्रीन बूट्स वर अ परफेक्ट डैश टू हिज वाइट जैकेट। कि जो रजत के नए ग्रीन बूट्स थे वो एक परफेक्ट थे, क्या परफेक्ट थे, टू हिज वाइट जैकेट, उसकी वाइट जैकेट के साथ। कॉम्प्लीमेंट थे, एडजस्टमेंट थे, प्रोक्योरमेंट थे, कॉम्प्लीमेंट थे। अब देखो, ये जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है इसका मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा, एप्रिशिएशन। तो ये तो इलॉजिकल वर्ड हो गया। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज करना, कोई चीज खरीदना, वो भी लॉजिकल मीनिंग हो गया। एडजस्टमेंट का मतलब होता है एडजस्टमेंट, वो भी लॉजिकल मीनिंग हो गया। एडजस्टमेंट होता तो परफेक्ट वर्ड ही नहीं यूज किया जाता, एडजस्टमेंट कभी परफेक्ट होता ही नहीं है, एडजस्टमेंट तो बस एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, अब परफेक्ट है तो फिर एडजस्टमेंट क्यों हुआ, तो इसमें मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट इज समथिंग विच गोज वेल विद समथिंग। कोई चीज अगर किसी दूसरी चीज के साथ में सूट करे, बढ़िया लगे देखने सुनने में, खाने में, यूज करने में, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरा कर देना, चार चांद लगा देना। ठीक है, किसी चीज के साथ में बेटर रहना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। रजस न्यू ग्रीन बूट्स वर अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू हिज न्यू व्हाइट जैकेट। क्योंकि उसकी व्हाइट जैकेट थी, उसके साथ उसके जो न्यू ग्रीन बूट्स थे वो एकदम बढ़िया लग रहे थे। कॉम्प्लीमेंट करते मतलब उसके साथ मैच कर रहे थे। अगले में जी, शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर इरेशेबल एज शी ग्रोज ओल्डर। कि वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वो और ज्यादा इरेजेबल होती जा रही है। तो इरेजेबल का मतलब होता है मतलब वन हु ऑफन गेट्स एंग्री, जल्दी जल्दी गुस्सा होने वाला। एक इंग्लिश में आयर वर्ड होती है जिसका मतलब एंगर होता है, आप सबने पढ़ा सुना होगा इस वर्ड को। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये नाउन है, इसी से ये इरेसिबल एडजेक्टिव बना है। ठीक है, तो जो जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाता है, जल्दी बुरा मान जाता है किसी चीज का, तो अगर हम देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, तो इसमें से इरिटेबल का मतलब यही होता है। इरिटेबल पर्सन ऐसा पर्सन होता है जिसका नेचर होता है किसी बात पे जल्दी से बुरा मान जाना, नाराज हो जाना, ठीक है, गुस्सा करना। तो इरेसिबल वर्ड का मतलब इरिटेबल होता है। एमिएबल का मतलब सबको पता ही है, मिलनसार, फ्रेंडली। ठीक है, प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहारिक, इरेस्पॉन्सिबल का मतलब जिसमें सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। ठीक, अब हमें ये जो वर्ड एक एंडो दे रखा है इसका हमें एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो आपने कई बार ऐसा पढ़ा होगा, द दे एंडोर्ड हिम विद,
गिफ्ट्स, कि उन्होंने उसको गिफ्ट दिए। तो इफ वी एंडो समबडी विद समथिंग देन वी गिव हिम, तो हम उसको कोई चीज देते हैं। तो एंडो करना किसी को मतलब कोई चीज, तो इसका मतलब हो गया एक तरीके से गिव, देना। अब हमें क्या इसका बताना है, एंटोनिम। ठीक है, तो एंटोनिम हो गया डिप्राइव करना। डिप्राइव कर देना मतलब किसी को किसी चीज से वंचित कर देना। दे डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज राइट, ठीक है, उन्होंने उसके उसके अधिकारों से वंचित कर दिया। दे डिप्राइव्ड हिम ऑफ फूड, उन्होंने उससे भोजन से वंचित कर दिया। ठीक है, तो एंडो करना किसी को मतलब कोई चीज देना, उसको प्रदान करना, उसको उपलब्ध कराना, और डिप्राइव करना मतलब उससे ले लेना, वंचित कर देना। ठीक है, तो ये हमारा एग्जैक्ट एंटोनिम है। बाकी फर्निश का मतलब टू प्रोवाइड है। फर्निश करना मतलब कोई चीज किसी को प्रोवाइड करना, सप्लाई करना। ठीक है, एंटायर का मतलब टोटल है, कंप्लीट है। पार्शल का मतलब आधा अधूरा है, नॉट कंप्लीट है। Select the most appropriate meaning for the given idiom. Calls the shot. अब calls the shot जो है ना, ये idiom है, इसका हमें मीनिंग बताना है। तो देखो, calls the shot का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास डिसीजन लेने की पावर हो। ठीक है, जो डिसीजन लेता हो, वो कॉल्स द शॉट उसको कहा जाता है। जैसे हम कहें, इन माई फैमिली माई अंकल कॉल्स द शॉट। इन माई फैमिली माई अंकल कॉल्स द शॉट का मतलब हो गया कि मेरे परिवार में मेरे अंकल जो है वो डिसीजन लेते हैं, वो जो कहेंगे बताएंगे वही होगा, वही किया जाएगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन इनमें से देखो, कॉल समवन आउट नहीं, टू इज कॉल्ड किसी को डांटना फटकारना नहीं, चैलेंज समवन और समथिंग नहीं, टू बी द पर्सन इन चार्ज यस। ठीक है, तो वो पर्सन जो इंचार्ज है, जिसकी चलेगी, जो डिसीजन लेगा, जो डिसाइड करेगा, तो उसको हम कहते हैं ही कॉल्स द शॉट। अगला देखो, आई कैन एंडोर्स देयर ओपिनियन होल हार्टेडली। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया एंडोर्स। ठीक है, और हमें बताना है इसका एंटोनिम। तो आप सबने ना सुना होगा, जैसे जो एक्टर्स होते हैं ना, या सेलिब्रिटी होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करते हैं। मतलब पब्लिकली वीडियो बनाते हैं, ऐड करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको यूज करो, इसके ये फायदे हैं, वो फायदे हैं। वो भले ही हो या ना हो, वो खुद भी यूज ना करते हो, लेकिन वो एंडोर्स करते हैं। इंडोर्स करना मतलब पब्लिकली किसी चीज, पब्लिकली ये कहना कि आई सपोर्ट इट, ये हो गया इंडोर्स करना। आई एंडोर्स दिस थ्योरी, आई एंडोर्स योर कॉज। तो आई एंडोर्स इट का मतलब मैं इसको पब्लिकली कह सकता हूं, मैं इसको पब्लिकली कहता बताता हूं कि मैं इसको सपोर्ट करता हूं। अब हमें इसका एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम है रेनाउंस। रेनाउंस कर देना मतलब डिसअप्रूव कर देना। पब्लिकली किसी चीज के बारे में कहना, बोलना, बताना कि हम इसको डिसअप्रूव करते हैं, हम इसे सपोर्ट नहीं करते। तो ये एंडोर्स का एग्जैक्टली एंटोनिम हो गया। रिस्पेक्ट का मतलब आपको पता ही है। एक्सपीडाइट कर देना मतलब हैसन, तेज कर देना, स्पीड अप। एक्सपेडाइट वर्ड होता है ना बच्चे, तो एक्सपेडाइट जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को तेज कर देना, स्पीड अप कर देना। एक्सपेडाइट से एक एडजेक्टिव बनता है, आप सबने सुना होगा, एक्सपीडिशियस। ठीक है, फास्ट। ठीक, अपलाउड का मतलब प्रशंसा करना होता है ना। अपलाउड वर्ड का मतलब होता है प्रेज करना किसी को, अक्लेम करना। ये भी गलत है। तो एंडोर्स का एंटोनिम हो गया रेनाउंस। उसके बाद आएगा वन वर्ड, अ प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। एक ऐसा सिद्धांत जिसको ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि भाई ये सच है। ठीक है, कि भाई बुरा काम करोगे, ठीक है, तो उसका परिणाम आपका बुरा होगा। ठीक है, कर्म प्रधान विश्व रचिता का, कि भाई आप जैसा करोगे, जैसे कर्म करोगे, आपको वैसे परिणाम जीवन में भुगतने पड़ेंगे। तो इस तरीके की चीजें जिसको जनरली लोग मानते हैं कि भाई ऐसा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो आंसर है उसको बोलते हैं एक्सियम, प्रोवर्ब। ठीक है, क्लिशे क्या होता है, क्लिश होता है ओवर यूज्ड फ्रेजेस, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी फ्रेज, ठीक है, जो कि समाज में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, सामान्य है, लोगों से आम बोलचाल में उसको सुनने को मिल जाएगा। ये प्रिंसिपल होता है हेडमास्टर। प्रिंसिपल वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब मेन होता है। ठीक है, बाकी प्रिंसिपल वर्ड नाउन होता है तो इसका मतलब हेडमास्टर होता है। प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज वॉज एब्सेंट। ठीक है, अब फिक्शन तो आप सबको पता ही है, विच इज नॉट ट्रू। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया एक्सियम, अडेज। नेक्स्ट देखो, the following sentence has been split into four segments. The identical segment that contains a grammatical error.
Rajal felt overjoyed because one of his acquaintances had told him a very pleasant news. अब देखियो, यहां पर हमने वर्ड लिखा है नाउन, नाउन के साथ हमने एक एडजेक्टिव लिखा प्लेजेंट, उस एडजेक्टिव के साथ हमने एक एडवर्ब लिखा वेरी, और एक हमने डिटरमिनर लिख दिया ए। अब हमें पता है कि ये जो हमने प्लेजेंट यूज किया वो किसके लिए यूज किया, नाउन के लिए, एडजेक्टिव है तो नाउन के लिए यूज हुआ। ये वेरी एडवर्ब हमने किसके लिए यूज किया, एडजेक्टिव के लिए यूज किया, प्लेजेंट के लिए यूज किया। डिटरमिनर हम किसके लिए यूज करते हैं, नाउन के लिए यूज करते हैं, तो ए हमने किसके लिए यूज किया, नाउन के लिए। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम ए एन आर्टिकल लिख नहीं सकते, क्योंकि ए एन आर्टिकल्स जो होते हैं वो वन की वीकर फॉर्म होते हैं। ए एन आर्टिकल का मतलब वन होता है, वन काउंटिंग है। अब काउंटिंग का यूज हम उस नाउन के साथ करेंगे जो काउंटेबल हो। न्यूज अनकाउंटेबल है, वो काउंटेबल है ही नहीं, तो उसके साथ हम ए कैसे लिखें, तो ये गलत है। अब हमें यहाँ से ये हटा देना चाहिए, मतलब ए हम हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो डी पार्ट में करेक्शन करनी है, तो हमारा आंसर इसमें डी पार्ट है। तो ए हटा देंगे तो सही हो जाएगा, तो हम लिख देंगे रजत फेल्ट ओवरजॉयड बिकॉज वन ऑफ हिज acquaintances had told him very pleasant news। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ए लिखना चाहते हो, सो देयर इज अ वे यू कैन रिटर्न दिस ए। एक तरीका है कि आप इस डिटर्मिनर को रिटेन कर सकते हो। वो तरीका क्या है कि आप लिखो अ वेरी प्लेजेंट पीस ऑफ न्यूज, अ वेरी प्लेजेंट पीस ऑफ न्यूज। अगर हम ऐसे लिखें तो ए को रिटेन किया जा सकता है, और नहीं तो ए हटाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन आर्टिकल नहीं यूज होते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करनी है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो, कि भाई कल तक इस असाइनमेंट को पूरा करो। तो एक तरीके से किसी को कमांड किया गया कि ऐसा करो कल तक। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ो क्या क्या दे रखे। द असाइनमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, कि असाइनमेंट जो है वो कल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो कंप्लीट वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में है, यहाँ पर पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो वॉइस भी चेंज हो गया, साथ ही साथ में मीनिंग भी सेम है। ठीक, इसका भी वही मतलब है, ऑर्डर किया जा रहा है किसी को, भाई कल तक काम पूरा करो। मस्ट मॉडल भी यहाँ पे वो कंपल्सन शो कर रहा है, मॉडल मस्ट जो होता है वो कंपल्सन के लिए यूज होता है, तो वो भी सही है। लेकिन फिर भी अगले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हमेशा कभी भी क्वेश्चन को आंसर करना है ना बच्चों, तो हमेशा सारे ऑप्शन पढ़ के ही आंसर करना चाहिए। कभी भी अगर आपको खूब पता हो कि ए पार्ट में मिस्टेक है, आपको खूब पता हो ए ऑप्शन ही आंसर है, लेकिन फिर भी सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर देना चाहिए। ठीक है, द असाइनमेंट आर टू बी कंप्लीटेड, ये तो गलत है। आर टू बी शेड्यूल शो करता है, जबकि ये शेड्यूल नहीं है, ये ऑर्डर है किसी के लिए, कोई काम करना है, कंपल्सन है। द असाइनमेंट मस्ट बी कंप्लीट, बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एनजी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आ नहीं सकती, तो ये गलत। द असाइनमेंट हैव टू बी कंप्लीटेड, ठीक है, ये हैव टू बी नहीं है, ऑर्डर है, करने वाला काम है, मजबूरी नहीं है। तो आंसर कुल मिला के वही है, द असाइनमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। अगला देखिए, आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड ही सेड, नरेशन चेंज करना है, तो लिखा आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड। चलो इसको चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ही सैड दैट ही डिडंट लाइक स्पाइसी फूड। चलो ये आंसर हो सकता है, डोंट लाइक का डिडंट लाइक हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ही सैड दैट ही डिडंट लाइक्ड, अब डिड के साथ में लाइक्ड वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, तो ये गलत। ही सैड दैट ही डोंट लाइक, ही के साथ में डोंट नहीं आएगा, रिपोर्टिंग और पास्ट में प्रेजेंट टेंस वैसे भी नहीं यूज कर पाओगे, गलत। ही सैड दैट ही हैड नॉट लाइक्ड, अब ये डोंट लाइक लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको चेंज करो तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लिख रखा है, तो ये भी गलत। तो आंसर हमारा ए। ठीक है, अगला देखिए, अब ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, क्लोज टेस्ट है, उसमें ब्लैंक्स दे रखे हैं हमें। उन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर चूज करके। ठीक, तो एक बार क्विकली हम इसको पढ़ लेते हैं जी। द प्रेशर टू सक्सीड इन एग्जाम्स कैन बी ओवरवेलमिंग एंड मैनी स्टूडेंट्स फाइंड देमसेल्व्स caught up in a cycle of fear and anxiety. Some teachers and YouTube influencers create a sense of FOMO, that is fear of missing out, by that the exam is going to be exceptionally tough and that students will miss out on crucial material if they do not join a particular batch or course. This can be a manipulative strategy to lure students dash spending money on courses or classes that may not necessarily provide the best value. To overcome such FOMO, it is essential for students to recognize
this tactic and understand that it is often dashed by commercial interest rather than a genuine concern for their success। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पैसेज है। सारे बच्चों को इंग्लिश में है, इसको क्लोजर सॉल्व करना होता है, एक चीज ही है, लेकिन ये आपको सीखना चाहिए, आंखें खोलने वाला पैसेज है, बहुत अच्छा। By staying informed about the syllabus and previous year questions of recent years, students can avoid unnecessary speculations and focus on setting realistic goals. When selecting study materials or courses, students should prioritize those that align with the syllabus and previous year questions rather than feeling pressured to join a particular batch due to aggressive marketing. Talking to your already selected friends or mentors about such concerns does provide valuable perspective and help students feel more focused. By recognizing the tactics used to create FOMO, students can reduce anxiety and approach exams with confidence, knowing that their success is determined by their efforts and preparation। बहुत अच्छा पैसेज है। अब कहानी तो इसकी मैं आपको नहीं हिंदी में बताऊंगा कि ट्रांसलेशन करूं, इतना तो अपने आप ही पता होना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन सीखने वाला, आंख खोलने वाला है समझदार बच्चों के लिए। चलो, तो अब हम आते हैं, अपना काम करते हैं जो हमें करना है। यहाँ पे हमें पैसेज दिया गया। अब होता क्या कि जब भी आपको क्लोज टेस्ट पैसेज सॉल्व करना हो तो हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा पैसेज पढ़िए, ठीक है, ब्लैंक से उनको छोड़ दीजिए, मतलब ब्लैंक को छोड़ते हुए बाकी पूरा पैसेज पढ़ लीजिए। एक बार हम पैसेज पढ़ लेते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें आंसर किस तरीके के कंटेंट, मतलब कंटेंट का करना है। टेक्स्ट पढ़ लेने से आपको आइडिया लग जाता है थीम क्या है। पूरा पैसेज आपके दिमाग में होता है, मतलब आपकी आइज में, मतलब आपकी दृष्टि में पूरा पैसेज होता है। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है ब्लैंक फिल करना चाह रहे हैं, तो अगले सेंटेंस में उसका कोई रेफरेंस दे रखा है तो उससे हिंट मिल जाता है, तो पहले पूरा पढ़ लिया फिर ऑप्शन फिल करेंगे, ठीक है। अगर आपकी रेगुलर पढ़ने की आदत है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक हमारी ना आदत होनी चाहिए कि हम रोज 30-40 मिनट इंग्लिश की रीडिंग करें, ठीक है। कोई कहानियों की किताब पढ़ लें, कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, वैसे उसमें कोई बुराई नहीं है, तो कुछ भी पढ़ें, लेकिन 30-40 मिनट हम रोज इंग्लिश की रीडिंग करें। तो अगर हमारा ऐसा मतलब एक प्रैक्टिस है, एक रूटीन है डेली इंग्लिश पढ़ने का 30-40 मिनट का, तो आप देखोगे कि जैसे 5 ब्लैंक का क्वेश्चन आपको क्लोज टेस्ट मिला या 10 ब्लैंक का क्लोज टेस्ट मिला, तो आप देखोगे उसमें कुछ ऐसे ब्लैंक्स होंगे, 5 में से 1-2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कई बार 10 में से 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 ब्लैंक ऐसे हो सकते हैं जिनके आंसर्स बताने के लिए आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना ऑप्शन देखे आंसर बता सकते हो कि इसमें ये आएगा। लेकिन ऐसा आपके साथ कब होगा? जब आपकी पढ़ने की आदत होगी, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज इंस्टिंक्ट्स डेवलप हो जाते हैं जब हम लैंग्वेज के साथ में अपना इंटरेक्शन बढ़ाते हैं। हम उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और डेली ऐसा हम करते हैं बार बार, तो लैंग्वेज के जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना वो हमारे डेवलप हो जाते हैं। हम पढ़कर सुनकर ये जान जाते हैं कि ये सही है गलत है, वो भले ही हम ना बता पाए कि भाई क्यों सही है क्यों गलत है, बट ये जान जाते हैं कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो अच्छा होता क्या कि क्लोज टेस्ट में वही हेल्प करता है, अनसीन पैसेज में वही हेल्प करता है। जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है हमारा, जिसमें क्लोज टेस्ट है, PQRS हैं, अनसीन पैसेजेस है, उसमें वो लैंग्वेज इंस्टिंक्ट ही काम करता है। और वो लैंग्वेज इंस्टिंक्ट डेवलप कैसे होता है कि आप लैंग्वेज के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाइए, इंग्लिश को ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा बोलिए, ज़्यादा लिखिए, ठीक है, इसको अपने रूटीन में लाइए, ठीक है। चलो, तो अभी तो खैर धीरे धीरे टाइम लगने वाली बात है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो इंग्लिश में आपका सुधार होगा। आ जाओ पढ़ते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट बाई डैश दैट द एग्जाम इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनली टफ। तो आपको कहानी समझ में आई है? कहानी है कि बहुत से लोग जो होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, यूट्यूबर्स वगैरह, वो इस तरीके का माहौल बनाते हैं कि पेपर बहुत टफ आने वाला है और तुम लुट जाओगे अगर तुमने ये बैच ज्वाइन नहीं करा, जल्दी से बैच ज्वाइन कर लो, और इस बैच में दुनिया की सबसे अच्छी टीम पढ़ा रही है और ये छूट है वो छूट है। मतलब बालक के ऊपर एक तरीके से मेंटल प्रेशर बना दिया जाता है कि उसको लगे भाई अगर मैं बैच ज्वाइन नहीं करूंगा तब तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं बन पाऊंगा, मैं तो रह ही जाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो की जाती हैं, फियर जो क्रिएट किया जाता है, कैसे किया जाता है? बाई डैश दैट द एग्जाम इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनली टफ। ये करके कि एग्जाम बहुत टफ होने वाला है, क्या करके? ट्रेनिंग करके, एक्सप्लेनिंग करके, क्लेमिंग करके। क्लेम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो ऐसा क्लेम करते हैं ये होगा वो होगा, जैसे वही ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, सारा ज्ञान बता देते हैं फिर बाद में होता नहीं है, तो क्लेमिंग आ जाएगा इसमें। अगला पढ़ो। दिस कैन बी ए मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजी। मैनिपुलेट करने वाली स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, ठगने वाली। टू ल्योर स्टूडेंट्स डैश स्पेंडिंग मनी ऑन कोर्सेज, कि जिससे स्टूडेंट्स को लुभाया जा सके,
लुभा कर लाया जा सके। कहाँ? एक एक सिचुएशन से निकाल के दूसरी सिचुएशन में। स्टूडेंट के ध्यान में अपने है तैयारी, लेकिन उसको इस तरीके से कोई उसने शॉर्ट वीडियो देखा, कोई यूट्यूब सेशन देखा और वहां पे उसको ललचाएगा कि भाई आके ये वाला उधर से छोड़ के इस साइड में आ जाओ। तो ये क्या है? मूवमेंट है, ट्रांसफर है। ल्योर करना मतलब किसी को लुभाना, आकर्षित करना कि वो जहां पर है, जो उसकी स्टेट है ओरिजिनल, वहां से उसको लाके दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर देना। तो कन्वर्जन जहां पे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे होता है, तो आप सबको पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन की प्रेपोजिशन इनटू होती है। तो ल्योर के साथ में प्रेपोजिशन यूज किया करो इनटू। ठीक है, अगले पे आ जाओ। It is essential for students to recognize this tactic and understand that is often dashed by commercial interest rather than a genuine concern। और बच्चों को ऐसा समझना चाहिए कि जो यूट्यूबर्स या ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, ये सब इतना जो उधमबाजी करते हैं, नाटक, ठीक है, ये सब इसलिए नहीं करते हैं कि मतलब कुछ तो होते हैं जो आपका वास्तव में जेन्यून कंसर्न आपके लिए करते हैं, आपके लिए चिंता करते हैं, ठीक है। वो मैं हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, दूसरे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन होते हैं। सब तो खराब नहीं है, तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर का केस में क्या होता है कि ये जो लोग माहौल बनाते हैं, ठीक है, उसके पीछे कारण आपकी चिंता हो ऐसा नहीं जरूरी है सबके लिए, ठीक है। वो अपना व्यवसायिक हित होते हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखना है? इज ऑफन डैश बाय कमर्शियल इंटरेस्ट, ड्रिवन बाय, एग्जीक्यूटेड बाय, मैनिपुलेटेड बाय, डिसाइडेड बाय। ड्रिवन का मतलब होता है प्रेरित, मोटिवेटेड। तो ऐसे जो उनके क्लेम्स होते हैं, जो यूट्यूबर्स करते हैं या इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, तो उनके ऐसे क्लेम्स करने के पीछे जो मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है, कि वो आपकी वास्तविक चिंता करते हैं, जेन्युइन कंसर्न करते हैं आपके लिए? नहीं, कमर्शियल इंटरेस्ट, उनके अपने व्यावसायिक हित होते हैं, ठीक है। कि भाई आप ज्यादा बताने वाली बातें आप सभी समझदार हो। आगे आते हैं। स्टूडेंट शुड प्रायोरिटाइज दोज दैट अलाइन डैश देयर सिलेबस। अलाइन का मतलब होता है कंपेटिबल होना। जब दो चीजें एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं, कंपेटिबल करते हैं, तो दे स्टे टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, दे गो टुगेदर। तो हमें पता है इंग्लिश में टुगेदरनेस की प्रेपोजिशन, कंपनी की प्रेपोजिशन विद होती है। तो अलाइन जो वर्ब है उसके साथ में प्रेपोजिशन अगर आपने कभी पढ़ी हो तो विद यूज होती है। तो विद यूज इसीलिए होती है क्योंकि जब हम कभी भी एक चीज के साथ में दूसरी चीज पुट करते हैं, तो वो जो कंपनी का सेंस होता है, एसोसिएशन का सेंस होता है, टुगेदरनेस का सेंस होता है, उसकी प्रेपोजिशन ही इंग्लिश में विद होती है। तो अलाइन जो वर्ब है बच्चे, इसके साथ में प्रेपोजिशन विद यूज किया करो। अगला देखो, टॉकिंग टू योर ऑलरेडी सेलेक्टेड फ्रेंड्स और मेंटोर्स अबाउट सच कंसर्न्स डैश प्रोवाइड वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव। ठीक है, शुड प्रोवाइड, विल बी प्रोवाइड, विल बी तो नहीं आ पाएगा क्योंकि बी के साथ फिर थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आएगी, तो वो फर्स्ट फॉर्म प्रोवाइड आ नहीं सकती, मे भी नहीं आ पाएगा इसी चक्कर में। ठीक है, ये जो बी की फॉर्म हमने लिखी ना, इसके तहत तो आईएनजी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म में गया तो हम कैन लिखे हैं, शुड लिखे हैं। तो अब शुड क्या होता है? सजेशन या एडवाइस के लिए मॉडल यूज किया जाता है। ये सजेशन या एडवाइस नहीं है, ये एक चांस है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, किस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी है। तो हाई प्रोबेबिलिटी अगर किसी काम के होने की है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी किसी काम के होने की है, तो उसके लिए फिर हम कैन का भी यूज करते हैं, विल या कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैन आ जाएगा, सच कंसर्न्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव। आगे आ जाइए, बाकी आंसर्स वगैरह आप देख लेंगे। ठीक, तो आई होप ये जो हमने टेस्ट डिस्कस किया है ये आपको समझ में आया होगा और इससे आपको फायदा भी होगा। बाकी तो मेहनत करते रहिए, 30-40 मिनट की रीडिंग जो है उसको अपना डेली रूटीन का एक बार हिस्सा बना के देखिए। तुरंत तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप कम से कम 2 हफ्ते ऐसा कर पाएंगे, ठीक है, कि बिना किसी ब्रेक के रोज 30 से 40 मिनट इंग्लिश पढ़ो, समझ में आए नहीं आए जो चाहे हो आप पढ़ो। ठीक है, एक ही पैराग्राफ को, एक ही सेंटेंस को समझने के लिए 3 बार पढ़ना पड़े पढ़ो, 5 बार पढ़ना पड़े पढ़ो, 10 बार पढ़ना पड़े तो पढ़ो, लेकिन उसको अपनी आदत बनाओ कि 30 से 40 मिनट हमें रोज रीडिंग करनी है इंग्लिश की, तो उसको रूटीन में लेकर आओ। ऐसा आप करोगे तो देखोगे इंग्लिश में आपके मार्क्स जो है वो बढ़ने शुरू होंगे, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में बहुत बड़ी मदद भी मिलेगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। अंटिल देन बाय बाय, थैंक यू।